नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हेलीबोरस के पार्ट 2 में। पिछली पार्ट में हमने देखा था कि ये किस कंडीशन में रहता है और इसको ऐसा लगता है कि आसपास इसके क्या कुछ हो रहा है और उसको उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं रहता है, उसकी कोई इच्छा भी नहीं रहती है और वो एक रोबोट की कंडीशन में रहता है जिसको घर वाले उसका जो आईपीआर होता है उसके जो उनके कंट्रोल में उसका रिमोट कंट्रोल होता है और जैसा जैसा वो कहते हैं वैसा वैसा वो करता जाता है। अभी हम आगे देखते हैं कि फिर इसके आगे किस तरीके से कंडीशन होती है जिसमें उसकी पैथोलॉजी डेवलप होती है। फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत स्ट्रांग इमोशन है हेलीबोरस में, वो है इसका एंगर। इसका एंगर इतना स्ट्रांग है और ये है क्यों? क्योंकि ये जो है चूँकि आईपीआर इसको गवर्न करता है, वो उसको चलाता है। आईपीआर को भी इसकी कंडीशन समझ में नहीं आती है, उसको ये समझ में नहीं आती ये कैसा बंदा है भाई, जब जो कहो वो कर लेता है। इसके अपने कोई कोई दिमाग नहीं है, इसका कोई अपना अकल नहीं है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनसे भी हम लोग कहते हैं ना, तुमको कोई दिमाग है, सेंस है कि नहीं है, तो तुम ये कोई काम करते हो नहीं करते हो। तो आईपीआर इसके ऊपर चिड़चिड़ाता है, आईपीआर इसके ऊपर गुस्सा करता है, उस समय इसकी पैथोलॉजी डेवलप होती है। ये भी उसके रिएक्शन में इसको भी गुस्सा आता है, लेकिन ये जो इसका गुस्सा है वो इस अपने गुस्से को दबा के रखता है। ये खुल के बोल नहीं सकता है क्योंकि ये तो रोबोट है, ये दूसरे के खिलाफ जा ही नहीं सकता है। इसलिए इसमें रूब्रिक हमारे पास है एंगर, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर डिसअपॉइंटमेंट, इस तरीके के रूब्रिक्स है। और इसका गुस्सा जो है, जिस गुस्से को ये दबाता है हेलीबोरस, वो गुस्सा किस तरीके का है, पहले आप उसकी इंटेंसिटी देखिए, उसको देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज़्यादा गुस्सा को दबाता है। इसके पास हमारे पास है एंगर कंसोल्ड व्हेन, मतलब जब इससे कोई अच्छे तरीके से बात करता है, इसको कंसोलेट करता है, इसको अच्छी बातें बताता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई वो नहीं है, मतलब इस तरीके की भी जो अच्छी अच्छी बातें करता है, वहाँ पर भी इसको एंगर आता है। एंगर इजली, एंगर स्पोकन व्हेन, इससे कोई बात करता है तब भी इसको गुस्सा आता है। एंगर डलनेस व्हेन, एंगर एलोन व्हेन, तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों पर एंगर ट्रिफल्स व्हेन, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर इसको गुस्सा आता है। और ये गुस्सा इतना ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी ये इस गुस्से को सप्रेस करके रखता है। अभी इसकी पैथोलॉजी आगे चलती है और फिर ये पेशेंट किस कंडीशन में जाता है, इसको ये लगता है कि मैं सबके लिए इतना करता हूँ, मैं सबके हिसाब से चलने की कोशिश करता हूँ, लोग जैसे कहते हैं मैं वैसे करता हूँ, फिर भी कोई मेरे साथ नहीं है। इसमें एक रूब्रिक है कि लिव्स अलोंग विद पर्सन्स बट नॉट कनेक्टेड करके, मतलब ये अपने आसपास के आईपीआर से, अपने आसपास के लोगों से कनेक्टेड फील नहीं करता है और उसकी वजह से इसको फीलिंग होती है फॉरसेकन की, फॉरसेकन फीलिंग में जाता है। इसको लगता है कि कोई हमारा नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, जो कुछ ये लोग हैं ये मेरे अपने लोग नहीं हैं, इन्होंने मुझे छोड़ दिया है। मतलब ज़रा सा भी अगर कोई उससे बात नहीं करता है, मुझसे वो नहीं करता है, तो उसको ये फीलिंग आने लगती है। अभी फिर क्या होता है, इसके दिमाग पर एक ब्लो होता है, इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का इसके दिमाग पे चोट लगती है, ये हेड इंजरी होती है। हेड इंजरी की बहुत अच्छी मेडिसिन है और हेड इंजरी के बहुत सारे रूब्रिक इसमें हैं। डलनेस हेड इंजरी आफ्टर, स्टूपिफिकेशन हेड इंजरी आफ्टर, इस तरीके से बहुत सारे रूब्रिक हैं। इसमें आता है कन्फ्यूजन ऑफ माइंड हेड इंजरी आफ्टर। तो अभी ये जो है, ये जो इसको ब्लो लगता है, ये जो इसको चोट लगती है दिमाग पे कि मैं सबके लिए इतना कर रहा हूँ लेकिन फिर भी लोग मुझे छोड़ दे रहे हैं, मेरी बातों को कोई समझ नहीं रहा है, डिल्यूजन अनअंडरस्टूड ही इस करके भी इस रूब्रिक में भी शायद ये मेडिसिन है। तो इस तरीके से इसको कोई समझ नहीं पाता है, तब ये जो है पैथोलॉजी में जाता है और ये कन्फ्यूजन ऑफ माइंड हेड इंजरी आफ्टर में जाता है। अभी इसको लगता है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, ये करूं, वो करूं, और ये किसी भी डिसीजन को लेने की क्षमता इसके अंदर नहीं रहती है। अभी फिर क्या होता है, इसकी फीलिंग्स क्या क्या आती हैं, अब इसको लगता है कि डिल्यूजन रॉन्ग हैज़ डन, इसने कुछ गलत किया होगा, इसने कुछ ऐसा काम किया होगा जिससे लोग उसके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जिससे लोग इसको छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, जिससे लोग इसको अपना नहीं समझ रहे हैं। डिल्यूजन नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटी,
ये कोई ऐसा नहीं कर पाया होगा जिसको लोगों ने कहा होगा, क्योंकि ये अपने दिमाग से चलने वाला बंदा तो है नहीं, ये दूसरे के दिमाग से चलने वाला बंदा है। तो इसको ये लगता है कि कोई ऐसा काम किसी ने कहा होगा जिसको मैं नहीं कर पाया हूँगा, मेरी जो ड्यूटी है, मुझे जो करना है। रोबोट का क्या काम है? रोबोट का काम आदमी के इच्छा अनुसार 100% करना, 100% करना, उसमें कहीं से कमी रोबोट नहीं छोड़ता है। तो इसको, चूंकि आदमी वो 100% कर नहीं सकता है, तो इसको ये लगता है कि जितनी परफेक्टनेस से मुझको अपनी ड्यूटी करना चाहिए था, अपना काम करना चाहिए था, वो काम मैं नहीं कर पाया हूँगा। फिर उसके पास इसमें रूब्रिक है हमारे पास डिल्यूजन सिन हैज अनपार्डनेबल सिन हैज एन कमिटेड द, मतलब डिल्यूजन अनपार्डनेबल सिन ही हैज कमिटेड द, इसका मतलब कि उसने कोई ऐसा पाप किया है, ऐसा खराब काम किया है, ऐसा गलत काम किया है जो कि माफ़ी के काबिल नहीं है, जो कि किसी तरीके से ये मतलब मुझे माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में ये अवसाद की स्थिति में जाता है। फिर इसीलिए इसमें सैडनेस के बहुत सारे रूब्रिक हैं, इसीलिए इसमें क्या बोलते हैं, देखिए, सैडनेस, डिप्रेशन, ड्रॉप्सी, एसाइटिस आफ्टर सैडनेस, डिप्रेशन, फीवर ड्यूरिंग स्कारलेटना इन, सैडनेस, डिप्रेशन, मेंसेज ड्यूरिंग फर्स्ट, सैडनेस मेंसेज ड्यूरिंग मिनार्की। इस तरीके से ये सब सिंगल हेलीबोरस की मेडिसिन है जो मैं सैडनेस वाला पढ़ रहा हूँ। इस तरीके से सैडनेस की बहुत सारी रूब्रिक में है और ये सैडनेस की कंडीशन में जाता है। फिर अभी इसके बाद जो है, अभी ये क्या करता है, अब इन चीज़ों से निकलने के लिए ये स्केप अटेम्प्ट्स टू, इस कंडीशन से ये बाहर निकलना चाहता है। डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग, अभी ये चाहता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि कन्फ्यूजन ऑफ माइंड में है, ये अपने आप को कंसंट्रेट करना चाहता है। उसके रूब्रिक मैंने बताया कि ऐसे करके अपने आप को कंसंट्रेट करना चाहता है, और कंसंट्रेट करके कि क्या मैं मुझसे गलती हुई है, क्या हुआ है, उसके बारे में ये जानना चाहता है और उसको ओवरकम करना चाहता है। लेकिन ये चीज़ इससे हो नहीं पाती। फिर क्या होता है कि ये होम सिकनेस में जाता है। होम सिकनेस का क्या मतलब है कि ये उसी पुरानी अवस्था में जाने की कोशिश करता है, जिस अवस्था में कि लोग इसके साथ रहें, इसका आईपीआर जो है इसको कंट्रोल करे, आईपीआर इसके साथ इंटरेक्ट करे। ये होम सिकनेस की कंडीशन है कि ये उस अवस्था में जाने की इच्छा करता है। फिर उसके बाद में फिर अभी क्या होता है, अब इसको जब ये सब चीज़ें इससे नहीं हो पाती हैं, पैथोलॉजी और आगे बढ़ती है, तो क्या होता है कि डिल्यूजन डेथ प्रेजेंटमेंट ऑफ, अभी इसको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है। सैडनेस, डिप्रेशन की एक्सट्रीम जब अवस्था आती है तो डेथ प्रेजेंटमेंट, अब तो मृत्यु ही निश्चित है, अब तो इसको अपनी मृत्यु सामने दिखने लगती है। डिल्यूजन डाई, वन हैज अबाउट टू डाई, अब तो मरना ही होगा, अब मौत बिल्कुल करीब आ गई है, अब मुझे इस कंडीशन से कोई नहीं निकाल सकता है, अब हमको मरना ही होगा। फिर उसके बाद में अब इसके अंदर सुसाइडल थाट्स आने लगते हैं। सुसाइडल डिस्पोजिशन, मेंटल पावर फ्रॉम डिस्पेयर अबाउट लॉस ऑफ। अगर इस रूब्रिक को सीधे पढ़ें तो इसका मतलब होता है कि सुसाइडल डिस्पोजिशन फ्रॉम डिस्पेयर अबाउट लॉस ऑफ मेंटल पावर। तो ये इसका मतलब क्या होता है, जो इसकी मेंटल पावर है जो कम है, जो आम तरीके से नहीं है, इसको चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इस मेंटल पावर के कम होने से ये व्यक्ति निराश होता है और इसके दिमाग में सुसाइडल डिस्पोजिशन में जाता है और सुसाइडल थाट्स इसको मिलने लगते हैं। टैकीटर्न, इनडिस्पोज टू टॉक, टाइफाइड आफ्टर, मतलब ये अभी जो है किसी से बात नहीं करना चाहता, अभी कुछ नहीं करना चाहता, ये टैकीटर्न की स्टेज में जाता है कि इसको कोई डिस्टर्ब न करे, इससे कोई बात न करे, इस तरीके की कंडीशन में जाता है। फिर क्या होता है, आंसर रिफ्लेक्टिंग लॉन्ग, अगर इससे कोई कुछ पूछता भी है, कोई क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो चूंकि इसका मेंटल जो सेंसोरियम है वो बहुत डल हो गया है, उसमें जो है रिएक्ट करने की उतनी अच्छी क्षमता नहीं है, तो क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में ये काफ़ी समय बाद आंसर देता है। जैसे हम पूछें कि क्या नाम है तुम्हारा, तो वो थोड़ी देर रुकता है, उसके बाद फिर
वो जो है अपना नाम धीरे से बताता है। तो ये कंडीशन है कि काफ़ी समय लेकर के आपके क्वेश्चन का आंसर अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तो वहाँ पे ये रूब्रिक यूज होती है। कई बार क्या होता है कि आदमी एक दो बार क्वेश्चन भी करता है कि क्या कह रहे हैं, क्या है, इस तरीके से, फिर उसके बाद में इसको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर ये जो है बड़बड़ाना शुरू कर देता है। बड़बड़ाने का मतलब इसके होंठ चलने लगते हैं। डिरेलियम मटरिंग डिरेलियम में है कि बुदबुदाता है, बड़बड़ाता है, क्योंकि ये अपने एंगर को खुल के कह नहीं सकता है, लेकिन अंदर वो चीज़ इतनी ज़्यादा है कि वो बर्दाश्त भी नहीं होती है और इसका माइंड कन्फ्यूजन की स्टेट में है। तो ये सब जब चीज़ें एक साथ मिलाते हैं तो उसको समझ नहीं आता कि क्या करे, तो वो बड़बड़ मतलब जैसे इस तरीके से उसका जो है बड़बड़ाना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद फिर इसमें बहुत सारी रूब्रिक हमारे पास आती हैं। अनकॉन्शस कंडक्ट ऑटोमेटिक, जेस्चर ऑटोमेटिक, मतलब अभी क्या होता है कि इसका कोई ना कोई ऑर्गन जो है वो ऑटोमेटिकली फड़कने लगता है। जैसे होता नहीं कि कभी कभी हेलीबोरस की एक क्लियर कट पिक्चर जो है राइटर्स ने लिख रखा हुआ है कि ड्रॉपिंग ऑफ लोअर जा, आइज बैकेंट का मतलब क्या होता है कि इसके आंखों में कुछ है ही नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, ना एंगर है, ना फियर है, ना लव है, ना अफेक्शन है। मतलब एक जिंदा आदमी के आंख में जब हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ इमोशन दिखता है, कुछ ना कुछ इसमें लाइफ दिखती है। लेकिन जो हेलीबोरस की आंखें हैं ये वैकेंट होती है, इसमें लाइफलेस आइज होती है, कोई जो है इसके आंखों में कोई इमोशन दिखता ही नहीं है। तो ड्रॉपिंग ऑफ जाज विद आइज वैकेंट एंड स्टेयरिंग एट द डॉक्टर विथ कांस्टेंट मोशन ऑफ वन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मतलब वो ऐसे करके, जैसे ये है ना, ऐसे करने से। तो ये एक परफेक्ट, क्लियर और एक्सट्रीम पिक्चर है उसकी। ड्रॉपिंग ऑफ जा का मतलब होता है कि वो जा को हम कब खोलते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना तो चाहते हैं, जा तो खुला हुआ है लेकिन हमारे मुंह से वो चीज़ नहीं निकल रही है। हमारा जो ब्रेन है वो डिप्रेस्ड हो गया है, वो बिनम्ड हो गया है, कुछ तो कहना है लेकिन क्या कहना है वो उसके समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये कंडीशन आती है। और मतलब जो है बाहर आइज बैकेंट का क्या मतलब होता है कि बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में क्या चीज़ हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम अपना इमोशन देते हैं। तो जब बाहर जो चीज़ हो रही वो ही हमको नहीं मिल रहा है तो हमारे अंदर से कौन सा इमोशन निकलेगा, कोई इमोशन नहीं निकलेगा। तो ये जो है ये आइज बैकेंट है। मतलब कॉन्स्टेंट मोशन ऑफ वन ऑर्गन का मतलब ये है कि ऑर्गन जो है वो मोशन करने की स्थिति में है, वो खुद से ही कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मोशन हो रहा है, ऑटोमेटिक मोशन हो रहा है, उसका दिमाग से कोई लेना देना नहीं है, कोई हमारे इंटेलेक्ट का उस हमारे मसल्स पर कंट्रोल खत्म हो गया है। इसमें बहुत सारी रूब्रिक्स हैं और ये हमको कई बार आईसीयू के केसेज में या डीप पैथोलॉजी के केसेज में डायरेक्टली देखने को मिलता है। और कई बार क्या होता है कि हम इसको मेटामॉर्फिकली लेते हैं। जैसे कोई बंदा है वो कुछ तो करना चाह रहा है लेकिन क्या करना चाह रहा है उसके समझ में नहीं आ रहा है, कुछ करने की, इसमें जो हमारा जो मोटर पार्ट है वो एक्टिव है, जो हमारा मसल्स है वो एक्टिव है, हमारे ऑर्गन्स इंटैक्ट हैं, तो इसलिए वो करने की कंडीशन में है, कुछ ना कुछ करना है लेकिन क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ होता चला जा रहा है। वो एक रोबोट की तरीके से उसकी कंडीशन हो जाती है, दूसरे के द्वारा वो कंट्रोल कर रहे हैं। अगर कोई उसको नहीं कंट्रोल कर रहा है तो ऑटोमेटिक वो मोशन की कंडीशन में आ जा रहा है। इस फीलिंग के साथ हेलीबोरस को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये मेडिसिन बहुत क्लियर होगी। और बहुत सारी, केवल ऐसी डीप पैथोलॉजीज में नहीं, ऐसी पैथोलॉजीज में भी हम इस मेडिसिन को ले सकते हैं जहां पर कि हम मेटामॉर्फिकली और मेडिसिन को यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी इसमें जो है इसके जो ऑटोमेटिक वाला पार्ट है इस पर देखते हैं। जेस्चर्स ऑटोमेटिक जेस्चर होते रहते हैं, चाहे हाथ का, पैर का, सर का, मुंह का, लगातार वो ऑटोमेटिक में क्या होता है अपने आप और एक रिदमिक वे में चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद फिर अनकॉन्शसनेस कंडक्ट ऑटोमेटिक, ये अभी हमने आपको बता दिया जो ये वाला पार्ट है। या फिर वो जो जिस पेशेंट में झटके आ रहे थे वो पेशेंट ऐसा लेटा हुआ था, उसका
इस तरीके से, मतलब वो ऑटोमेटिकली कोई चीज़ कंडक्ट हो रही है, उसमें किसी और किसी का दखल नहीं है, और वो रेगुलर इंटरवल पे वो चीज़ें होती चली जा रही हैं। फिर उसके बाद में एक्सट्रीमिटीज में है ये एक्सट्रीमिटीज मोशन हैंड ऑटोमेटिक, एक हाथ का मोशन। एक्सट्रीमिटीज मोशन हैंड ऑटोमेटिक टू द हेड, मतलब उसका हाथ अपने आप ऐसे सर पे आता है, फिर अपने आप ऐसे सर पे आता है, मतलब अपने आप सर की तरफ उसका हाथ आता है। तो ये है एक्सट्रीमिटीज मोशन हैंड्स ऑटोमेटिक। एक रूब्रिक और है जेस्चर मेक्स ग्रैस्प द हेड, तो ये भी सिंगल हेलीबोरस है, इसमें अपने हेड को ऐसे ग्रैस्प करता है, ऐसे इस तरीके से। फिर उसके पास हमारे पास रूब्रिक है जेस्चर मेक्स ग्रैस्प द हेड, ये हमने बता दिया आपको। फिर जेस्चर मेक्स लेग एक्सट्रीमिटीज मोशन ऑफ लेग्स ऑटोमेटिक, एक्सट्रीमिटीज मोशन ऑफ वन ऑफ द लेग ऑटोमेटिक, इसमें सिंगल हेलीबोरस है। फिंगर ऑटोमेटिक में जिंकम मेटेलिकम है। एक्सट्रीमिटीज मोशन ऑफ अपर लिम ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से तमाम सारे जो है हमारे ये जेस्चर के और इसके रूब्रिक हमको इसमें मिल जाएंगे। और इसके बाद फिर हम इसके तीसरे पार्ट की बात करते हैं। अभी ये पेशेंट कुछ नहीं कर पाता है, इसमें ऑटोमेटिक मोशन स्टार्ट हो जा रहे हैं, कह नहीं पा रहा है तो श्रीक करता है। श्रीकिंग की बहुत सारी उसमें है, श्रीकिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, कन्वर्जेंस एंड एट। ये हेलीबोरस सिंगल मेडिसिन है। कई बार क्या होता है कि जब ये डायरेक्ट हम देखेंगे कि कन्वर्जेंस जब समाप्त हो जाता है, एपिलेप्टिक फिट्स जब समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद जो है या उसके जब समाप्त होने की कंडीशन होती है, उस समय क्या होता है कि पेशेंट श्रीक करता है, स्क्रीम करता है, शाउट करता है, चीखता है, चिल्लाता है, इस तरीके की हरकतें करता है कन्वर्जन जब ख़त्म होने वाला होता है। ऐसे ही मेटामॉर्फिकली हम देखते हैं कि कन्वर्जन का क्या मतलब होता है कि जहाँ पर ब्रेन का इंटेलेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी बॉडी किसी न किसी हरकत में होती है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये पेशेंट क्या बोलते हैं, जब ये काम कर रहा होता है, या जब ये एंगर को सप्रेस किया होता है, या जब इसको ये काम करता है, जब ये दूसरे के द्वारा चलाया जाता है, मतलब दूसरे के हिसाब से जब काम करते करते थक जाता है और लास्ट की कंडीशन में ये फिर स्क्रीम करता है, शाउट करता है या चिल्लाता है। श्रीकिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, पोजीशन ऑन अटेम्प्ट टू चेंज। नॉर्मली ऐसे भी हम आईसीयू केसेज में देखते हैं या मेनिंजाइटिस के केसेज में देखते हैं जहाँ पे डीप हमारी जो है ब्रेन की पैथोलॉजी है। ऐसी कंडीशन में बच्चे की जब हम पोजीशन चेंज करते हैं या पेशेंट की जब हम एक करवट से दूसरा करवट करवाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा चीखता है, चिल्लाता है और किक करता है, लोगों को ढकेलता है। अगली रूब्रिक है स्ट्राइकिंग किक इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन इन, लोगों को ढकेलता है, मारता है, स्ट्राइक करता है। ऐसी कंडीशन में ये हम रूब्रिक डायरेक्ट ले सकते हैं, या फिर ऐसे जो है मेटामॉर्फिकली हम ले सकते हैं कि जब ये एक पोजीशन में चल रहा है, एक उसमें काम कर रहा है, दूसरा उसमें, तीसरा उसमें। जैसे रोबोट है, रोबोट में हम क्या करते हैं कि जब एक हम फंक्शन को उसमें स्टिमुलेट कर देते हैं, वो काम हो रहा है, उसी में दूसरी तीसरी बार बटन पुश करेंगे तो वो खुद भी गड़बड़ा जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि अभी क्या करें, तो उसका जो फंक्शनिंग है वो फेल हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जब उसकी फंक्शनिंग फेल हो जाती है, उस कंडीशन में वो क्या करता है, एक हम लोगों ने उस पर यूट्यूब पे देखा था, उसका शायद था वो चार्ली चैपलिन का एक वीडियो, कॉमेडी वीडियो देखा था। उसमें क्या होता है कि वो एक जो है खाना खिलाने वाली मशीन बनाते हैं वो लोग, और उस मशीन में उसको चार्ली चैपलिन बैठता है, तो वो क्या करता है कि पहले एक वो आता है, उसको ब्रश करवाता है, फिर उसका टॉवल से मुंह पोंछता है, फिर हाथ पोंछता है, फिर उसके बाद फिर उसके स्पून आता है, कुछ डालता है, फिर फ्रॉक से कोई चीज़ आती है, फिर उसके बाद में ग्लास से कोई चीज़ आती है, मतलब ड्रिंक पिलाने के लिए। वो ऐसे बैठा रहता है और सारी चीज़ें अपने आप आते आते वो करती हैं, मतलब कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इस तरीके से काम करने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अचानक कहीं पे कुछ स्पार्क होता है, कुछ
गड़बड़ी आती है, और उसके बाद फिर खटाखट 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 वो आता है, वो आता है, होता है। मतलब अगर आप इस यूट्यूब के वीडियो को देखेंगे तो आपको वो मज़ा आता है कि फिर वो मतलब जो है आया, फिर उसका दांत साफ कर दिया, फिर उसके बाद वो आया, फिर उसके बाद गिलास उसका पलट दिया, फिर वो जो स्पून से ले आया उसके मुंह में पुश कर दिया, बिल्कुल ढकेल दिया। तो ऐसे वो जो फंक्शनिंग होती है वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और वो उसकी जो बैठा होता है चार्ली चैपलिन, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में कि अगर बार बार उसके जो पोजीशन को चेंज आप करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन आ सकती है, पेशेंट उस तरह जो है चीखता है, चिल्लाता है। तो इस तरीके से तमाम सारी रूब्रिक्स में मतलब रूब्रिक्स को लेकर के हमने इस मेडिसिन की जर्नी लेने की कोशिश की। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी। और जब हम उससे पढ़ते हैं हेलीबोरस को, तो हेलीबोरस के लिए एक लाइन लिखी हुई है कि हम लोग जब इसके हेलीबोरस, स्टामोनियम और हायोसाइमस और क्या बोलते हैं बेलाडोना के ब्रेन की तुलना करते थे, तो बेलाडोना, हायोसाइमस और स्टामोनियम, ये तीनों मेडिसिन ऐसी हैं कि जब इनकी ब्रेन पैथोलॉजी डेवलप होती है तो ये तीनों जो है ये डिल्यूजन में जाती हैं, और ये थोड़ा सा ये एक्साइटेड हो जाती है, ये तो ये डिलीरियम के कंडीशन में जाती हैं। और इनके डिलीरियम में हम पढ़ते थे कि बेलाडोना का डिलीरियम सबसे ज़्यादा, स्टामोनियम का सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद में हायोसाइमस का उससे कम है, ये डिलीरियस स्टेज में जाती हैं। लेकिन जहाँ पे हेलीबोरस की कंडीशन है, जब इसका ब्रेन की पैथोलॉजी इन्वॉल्व होती है तो ये नमनेस की कंडीशन में जाता है। इसमें इसका जो ब्रेन है, जो इसकी फंक्शनिंग है, जो इसका सेंसोरियम है, ये थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ जाता है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है, और उन मेडिसिन का थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है। तो ये केवल हम ब्रेन पैथोलॉजी की बात नहीं करते हैं, जब हम माइंड जो है इस पे प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर सहगल के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, तो हम इसके बहुत फाइन पार्ट को, बहुत हल्के से टच को भी ले लेते हैं। और ये जो प्रत्येक व्यक्ति है, जो भी लोग हमारे पास हैं, वो सभी किसी न किसी डायलेमा में रहते हैं, वो किसी न किसी डिल्यूजन में रहते हैं, वो इस माया में फंसे हुए हैं, और माया के तहत अपने दिमाग में जो विचार आते हैं, जो उनमें विल जो होती है, विल एंड अंडरस्टैंडिंग, डॉक्टर केन ने जैसा बोला है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से और अपनी इच्छा के अनुसार से काम करते हैं। तो वही जब बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल लेवल पे चली जाती है तो हमको दिखती है, लेकिन हम होम्योपैथ उसको और बहुत पहले की कंडीशन में देख लेते हैं, जब कि और लोग नहीं देख पाते हैं। मतलब नॉर्मल में हम एबनॉर्मलिटी देखने की कोशिश करते हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमको ऐसी व्यक्ति में भी दिख जाती हैं कि जिसका कि ब्रेन हम कहते हैं कि नॉर्मल फंक्शनिंग में है। तो ऐसी कंडीशन में भी उसका जो व्यवहार होता है, उसकी जो बातचीत होती है, उसका जो रिएक्शन होता है, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। और अगर हम डीपली इन चीज़ों को समझे रहते हैं तो वहाँ से हम उसको बैच करते हैं, और हमसे ये मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। बहुत बड़ी मेडिसिन है, बहुत सारे सिम्टम्स अभी बाकी हैं, अभी रह गए हैं। तो धीरे धीरे आगे जब इसके केसेज लेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसकी रूब्रिक्स को इसके बाद थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको रूब्रिक्स तो बता दिए हैं, लेकिन रूब्रिक्स का वो उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया है जितना मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो अलग अलग रूब्रिक्स बीच बीच में इसीलिए लेते रहते हैं कि एक तरफ हम रूब्रिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग हमारे पास हो, उसकी रूब्रिक्स की फीलिंग हो, और दूसरी तरफ हमारे पास मेडिसिन की फीलिंग हो। तो हम इन दोनों चीज़ों को जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होता है तो पेशेंट की फीलिंग को हम अच्छे से समझ लेते हैं, और आसानी रहती है हमको अपना केस निकालने में, अपनी मेडिसिन को सेलेक्ट करने में। कई बार क्या होता है कि हम पेशेंट की फीलिंग के साथ मेडिसिन निकाल लेते हैं, अगर रूब्रिक में जाते हैं तो फंसते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम अगर रूब्रिक्स के थ्रू जाते हैं तो हमारा केस आसानी से निकल जाता है। तो इसीलिए हमको जो भी पढ़ना है, जो भी समझना है, वो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जो है डीप लेवल पर समझना है। तो इसके रूब्रिक्स को हम आगे लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये हेलीबोरस आपको मैं जैसा थोड़ा सा आपको समझा पाया हूँगा, बता पाया हूँगा, ये आपको क्लिनिक में मदद करेगी,
थोड़ा सा इस मेडिसिन के और बारे में और सोचिए, इसको कमेंट बॉक्स में इसके बारे में और बताइए और हम कैसे हम इसको आगे ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही, कहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो ये जो है आप इसमें कमेंट सेक्शन में डालिए। एक मेरा आप लोगों से और कहना है कि ये वीडियोज़ हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए बनाते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग इन वीडियोज़ को देख करके खुद से मेडिकेशन लेने की कोशिश करते हैं, तो उनको इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर आप बीमार हैं, आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे या आपके पास जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करिए, उनके कंसल्टेशन के साथ मेडिसिन लीजिए, तभी होम्योपैथी वर्क करेगी। इस तरीके से मतलब केवल कुछ रूब्रिक्स को समझ लेने से, कुछ जान लेने से आप मेडिसिन को नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक जो होम्योपैथिक डॉक्टर होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बहुत डीप होती है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी लाइक करिए, शेयर करिए, आगे बढ़ते हैं और होम्योपैथी को आगे ले चलते हैं। थैंक यू।